वेरी गुड टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आपको पता है कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, जिसमें कि हमने पहला पार्ट ये पढ़ा था। सबसे पहले हमने समझा था कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती क्या है। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंप्लीटली हमने समझ लिया था और ग्राफ के थ्रू भी देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो उसके अंदर कंडक्टेंस क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है एंड देन फिर इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें भी कि सबसे पहले तो क्या होती है, रिएक्शन भी हमने इसकी देखी थी और ये देखा था कि जो कंडक्टेंस होती है वो पहले क्या होती है, सप्रेस होती है, फिर एकदम से क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड में हमने देखा था टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। तो इसमें भी हमने कुछ इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखा था। अब देखो फोर्थ पॉइंट था जिसे हमें समझना था, वो क्या था, टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। ठीक है, कि अगर हम टाइट्रेशन करें किसका, वीक एसिड का विथ वीक बेस। अब ठीक है, अब देखो टाइट्रेशन हमें करना है वीक एसिड का, तो उसे हम बीकर में लेंगे और वीक जो बेस है उसको हम कहाँ लेंगे, हमारी ब्यूरेट में लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कंडक्टोमेट्रिक मेथड होता है वो पर्टिकुलरली सुटेबल उन्हीं टाइट्रेशन के लिए होता है जिसके अंदर अगर हम इंडिकेटर मिलाएं तो हमें शार्प एंड ना मिले, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टोमेट्रिक मेथड। अब कंसिडर करते हैं कि वीक एसिड लेते हैं हम एसिटिक एसिड यानी कि C3COH और वीक बेस क्या लेंगे हम, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता है कि दोनों ही वीक है, तो सबसे पहले इनिशियली क्या होगी, हमारी कंडक्टेंस लो होगी, हमारी कंडक्टेंस पुअर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इजीली डिसॉल्व या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। इसलिए हमने क्या देखा कि इनिशियली द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन दिस केस इज आल्सो लो ड्यू टू द पुअर dissociation of a weak acid, but it start increasing as the salt of C3CO NH4 is formed। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम ब्यूरेट की जो टैप होती है उसको खोलेंगे, नल को खोलेंगे तो बूंद बूंद करके हमारा NH4OH जो कि ब्यूरेट में है वो कहाँ आएगा, बीकर के अंदर आएगा। अब हमें पता है कि दोनों वीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, कंडक्टेंस होगी, वो डिक्रीज होगी। पर क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जैसे ब्यूरेट से NH4OH नीचे जाएगा, नीचे बीकर में C3COH है, तो वो हमें क्या बनाएगा, वो एक सॉल्ट बना लेगा, C3CONH4 बना लेगा। इसकी वजह से क्या होगी, अभी आयन है तो फ्री आयन्स होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बिकॉज द फ्री बेस NH4OH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, द एंड पॉइंट इज वेरी शार्प। अब देखो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ये देखो इस तरीके का कोई ग्राफिकल मेथड है कि सबसे पहले तो क्या हो रही है, हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है। क्यों हो रही है, हमें पता है डिक्रीज क्यों हो रही थी, क्योंकि दोनों वीक है। अब ये देखो कांस्टेंट क्यों हो रही है, देखो हमारे पास क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी, फिर हमारे पास एक एंड पॉइंट आएगा जिसको हमने इक्विवेलेंस पॉइंट बोला। अब इस पॉइंट के बाद जब हम फिर से NH4OH को मिलाएंगे तो एकदम से क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बेस है वो भी क्या है, वीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आयन नहीं दे पाएगा, इसलिए हमारी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो लास्ट मेथड क्या पढ़ते हैं हम, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। द एंड पॉइंट इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमने क्या पता, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें हमें शार्पली एंड पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसके अंदर हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेते हैं एंड पॉइंट को, और ये एक्यूरेसी और बढ़ती जाती है किसमें, डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे तो उसमें हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होगी वो बिल्कुल क्लियरली एंड पॉइंट को शो करेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन द टाइट्रेशन पोटेशियम क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट द चेंज इन कंडक्टेंस ऑफ द एडिशन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट। अभी क्या कह रहा है, अगर हम टाइट्रेशन करें दो सॉल्यूशन को लेके, पहला क्या लिया, पोटेशियम क्लोराइड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते जाएंगे किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, वैसे वैसे क्या होगी, कंडक्टेंस भी चेंज आएगा। सिंस द मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन एंड सिल्वर आयन इज ऑफ सेम ऑर्डर द कर्व इज हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या कहता है कि जो हमने सिल्वर और पोटेशियम जो आयन है ना, उनकी जो मोबिलिटी होती है यानी कि उनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हमारे पास ग्राफ किस तरीके का आएगा, देखो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल आएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री आयंस आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए हमारा ग्राफ ये होगा। ग्राफ देखना हमेशा कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ बेस के बीच में बनता है। पहले हमारा हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि हमने बोला कि जो सिल्वर और नाइट्रेट और जो पोटेशियम क्लोराइड है उनके आयंस की मोबिलिटी बिल्कुल सेम है, इसलिए पहले क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया, फिर एकदम से इंक्रीज होता है, एंड पॉइंट आते ही एकदम से इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। फर्दर हम एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को देखते हैं। देखो द कलर सोल्यूशन विद नो इंडिकेटर फाउंड टू वर्क सेटिस्फैक्टरी कैन सक्सेसफुली
टाइट्रेटेड बाय दिस मेथड। देखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, अगर कोई कलर सोल्यूशन हो तो उसमें हमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। विदाउट इंडिकेटर भी वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। सेकंड मेथड क्या है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट वीक बेस विच डू नॉट गिव शार्प चेंज ऑफ कलर विथ इंडिकेटर इन ऑर्डिनरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वही बात जो हमने ऊपर बोली थी, बस इसमें ये बोला है कि हम अगर वीक एसिड और वीक बेस की अगर टाइट्रेशन कराए तो वो शार्प एंड नहीं देते, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आर फाउंड बिकॉज द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली। हम हर चीज को ग्राफिकली शो कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे हमने पीछे रिजल्ट देखे, पॉइंट देखे, हमने सबको ग्राफिकली शो किया कि कब हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है और कब हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही थी। ये यही बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्यूरेट रिजल्ट को हमें देखना है तो जो एंड पॉइंट होता है वो ग्राफिकली हम इजीली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। अब ये कुछ प्रिकॉशंस है जिन्हें आप खुद देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखो इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि डिबाय-हकल-ओनसागर इक्वेशन। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने वैसे आपको क्लास में भी बताई थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या थ्योरी यूज करते हैं, याद रखना हमेशा डिबाय-हकल-ओनसागर इक्वेशन किसके लिए यूज होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक। तो डिबाय-हकल-ओनसागर इक्वेशन देखते हैं। देखो डिबाय-हकल दो साइंटिस्ट थे, डिबाय एक साइंटिस्ट था, हकल दूसरा साइंटिस्ट था, दोनों ने मिलकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एक थ्योरी दी। तो इन्होंने कुछ व्यूज दिए। देखो पहला उन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है एट ऑल डाइल्यूशन, यानी कि किसी भी डाइल्यूशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली आयनाइज यानी कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। सेकंड पॉइंट में देखो उसने क्या कहा था कि सिंस अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर इट सजेस्ट एनायन एंड कैटायन आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बट that the cation tends to be found in the vicinity of anion and vice versa। देखो सेकंड पॉइंट में डिबाय-हकल ने ये कहा कि अपोजिटिवली चार्ज आयन होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कटायन आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर सॉल्यूशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। यानी कि अगर सपोज करो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 आयन्स है हमारे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि 5 एनोड पे जाएंगे 5 कैथोड पे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि भाई 6 कैथोड पे चल जाए तो बाकी के बचे 4 एनोड पे चल जाए, यानी कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है सोल्यूशन की, वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयन, ड्यू टू द ग्रेटर इंटरआयनिक इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। देखो फोर्थ पॉइंट में जो डिबाय-हकल ने ये बोला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालूं तो ये जो रेशियो है लैम्डा बी बाय लैम्डा इन्फिनिटी, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर इन केस ऑफ कंप्लीट आयनाइजेशन, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कंप्लीट आयनाइजेशन तो हो गए, तो वो बोल रहा है कि कंप्लीट आयनाइजेशन के केस में जो डेल वी की वैल्यू होगी वो मच लेस देन होगी लैम्डा इन्फिनिटी से, ठीक है। अब वो बोलता है कि फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सपोज टू बी कंप्लीट डिसोसिएट, अगर हमने कोई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा बी इक्वल्स टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी इंटू रूट अंडर सी। यहाँ पर जो ए और बी है वो कांस्टेंट है और ए बी की वैल्यू क्या है? ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। अब देखो जब ए और बी की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये कैपिटल डी है ना, एक ये डी और ये वाला डी, कैपिटल डी यहाँ क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर एन क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। और कैपिटल जो टी है ये क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। फर्दर देखो द कांस्टेंट ए इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट व्हाइल बी इज दैट ऑफ एसिमेट्रिक इफेक्ट। अब देखो जो पीछे इक्वेशन हमने पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी? ये वाली इक्वेशन यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो उसमें ये बोल रहा है जो ए है ना, ए और बी हमने क्या बोला? कांस्टेंट है। पर यहाँ पर जो ए है ना ये किसकी वजह से आया? ये आया इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे बी किसके लिए आया? असिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से। अब दोनों का समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है और असिमेट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को जानते हैं। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग सेंट्रल आयन, it causes friction in the movement of the ion and this is known as electrophoretic effect। देखो सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि एक हमारे पास सेंट्रल आयन है, अगर सपोज करें कि हमारा सॉल्वेंट और सेंट्रल आयन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब देखो एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये होता है टाइम डिफरेंस को बताता है, यानी कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्लाउड, कि देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें आयन्स बनेंगे भी और डिसअपियर भी होंगे। तो
जो टाइम का डिफरेंस हो, कौन सा टाइम का डिफरेंस, जब आयन एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब न्यू आयंस फॉर्म हो रहे हैं और जो पुराने हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिक इफेक्ट, और इसे हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। देखो आगे उसने बता रखा है कि इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहे डिबाई-हैकल-ऑन्सागर इक्वेशन का, तो देखो किसके बीच में बनता है वो, कंडक्टेंस डेल बी अगेंस्ट दी रूट सी, यानी कि डेल बी और रूट सी के बीच में हमारा ग्राफ बनता है। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हुई फिजिकल की। यूनिट कौन सी यूनिट थी, यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।